पहला सवाल है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी जिसे उद्देशिका बोला जाता है का मुख्य आधार या जो स्रोत है वह क्या है? तो आप सभी इसका राइट आंसर बताइएगा कमेंट में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव जो है इसका क्या था? मुख्य आधार स्रोत था। नेक्स्ट देखिएगा आप सभी की जो है कि क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त जो शब्द हैं हम भारत के लोग, जो शब्दावली है वह किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह आपका जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर वह हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप सभी देखिएगा साथियों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए थे? तो 3 नए शब्द जो जोड़े गए थे साथियों कब? 1976 में। ध्यान दीजिएगा 1976 में कौन से संविधान संशोधन? 42वें। कौन? 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को किस रूप में घोषित किया गया आप सभी को पता होगा। तो भारत को आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखिएगा साथियों, संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो साथियों संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें कुल कितने प्रकार के न्याय का जो है उल्लेख किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुल 3 प्रकार के न्याय का। कितने? कुल 3 प्रकार के न्याय का बात किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में नागरिकों को कितने प्रकार की जो है स्वतंत्रता, ध्यान दीजिएगा कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न होगा साथियों आप सभी का, प्रस्तावना में वर्णित जो समानता है इसका तात्पर्य किन 2 क्षेत्रों से है? तो जो प्रस्तावना में वर्णित समता शब्द है यानी समानता शब्द है, इसका जो साथियों जो तात्पर्य होता है या किन 2 शब्दों से होता है? तो आप बताएंगे किन 2 क्षेत्रों से होता है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न होगा आपका, किस प्रसिद्ध मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बेरूबाड़ी यूनियन मामला 1960 में जो है यह निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी क्या होगा कि किस ऐतिहासिक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को बदलते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग स्वीकार किया? तो अभी तो हमने देखा था कि अंग नहीं माना था, लेकिन अब जो है उसने अंग मान लिया है। तो किस केस में माना है? तो आप सभी बताएंगे साथियों कौन से केस में? तो केशवानंद भारती, आपको दिख जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 की बात है। कब की बात है? 1973 की बात है। तो इसमें क्या कहा गया था कि संविधान प्रस्तावना को जो है संविधान का अंग स्वीकार किया गया था। ठीक है, अली अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न होगा आपका साथियों, ध्यान दीजिएगा, LIC ऑफ इंडिया मामला क्या है? LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के संबंध में क्या पुनर्गठित किया? तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर क्या होगा साथियों। तो यहाँ पे जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अतिरिक्त हिस्सा है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित बंधुता यानी कि फ्रेटर्निटी शब्द का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या सुनिश्चित करना है साथियों? तो जो फ्रेटर्निटी है या बंधुता शब्द है यह आपका क्या सुनिश्चित करता है? तो आप बताएंगे व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा साथियों कि भारतीय संविधान को किस तिथि को अंगीकृत, भारतीय संविधान को किस तिथि को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था? यानी कि अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स किया गया था। तो आप सभी बताएंगे 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन यहीं पे आप चूक कर देंगे, आपने तो बता दिया कि 26 जनवरी 1950 को, लेकिन यह सही नहीं होगा। कहीं भी आपको अगर साथियों मिल जाए, क्या मिल जाए या ध्यान दीजिएगा, पहले मैं इसको मिटा दूं फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको कहीं भी अडॉप्ट देखने को मिल जाए, ठीक है, गिव टू आवरसेल्फ अपने को सौंपा गया या देखने को मिल जाए, इनैक्ट दिया जाए, ठीक है, लागू किया गया था मतलब जारी किया गया था, तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1949 को। कब?
26 नवंबर 1949 को आप बताएंगे राइट आंसर। अभी आपसे पूछे कि पूर्ण रूप से, आपको पूछ ले पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, यानी कि कंप्लीटली कम्स इन द पावर, ठीक है, तब आप बताएंगे 26 जनवरी 1950। लेकिन अगर आपको बताया कि अंगीकृत कब किया गया, एक अंग बनाया गया था, तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा कि के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से संबोधित किया था। यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। तो के.एम. मुंशी ने जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है साथियों, इसको क्या बोला था, तो आप सभी को जो पता होगा, यह बोलते हैं, इसे क्या बोला था इन्होंने बोला था कि हमारी संप्रभुता क्या है, हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की राजनीतिक जन्मपत्री है। क्या है, राजनीतिक जन्मपत्री है। कौन सा, तो भारत की जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, उसे क्या बोला इन्होंने, राजनीतिक जन्मपत्री बोला। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किसने, के.एम. मुंशी जी ने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका प्रसिद्ध संविधानविद क्या है, N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा था। ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध संविधानविद N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा था, तो आप सभी बताएंगे, क्या बताएंगे, संविधान का परिचय पत्र बताया था। क्या बताया था, संविधान का परिचय पत्र। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, आप सभी ध्यान दीजिएगा। पंडित ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान का क्या है, तो प्रस्तावना संविधान का क्या है इनके अनुसार, तो आप सभी बताएंगे, क्या बताएंगे, तो बताएंगे संविधान का सबसे मूल्यवान भाग और संविधान की आत्मा है। किसने बोला था, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने बोला था। किसने, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने बोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। आर्थिक न्याय का आदर्श संविधान की प्रस्तावना के अतिरिक्त और कहाँ परिलक्षित होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन बी, राज्य के नीति निदेशक तत्व पार्ट 4 में। किसमें, पार्ट 4 में, ठीक है, पार्ट 4 में यह जो है कहाँ होता है, परिलक्षित होता है। आर्थिक न्याय का आदर्श संविधान की प्रस्तावना के अतिरिक्त और कहाँ परिलक्षित होता है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में परिलक्षित होता है। अगला प्रश्न आप सभी देखिएगा, प्रस्तावना शब्द में प्रयुक्त गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है, तो गणराज्य, ध्यान दीजिएगा, रिपब्लिक, तो रिपब्लिक का जो अर्थ होता है साथियों, वह होता है ऑप्शन बी, देश का राष्ट्राध्यक्ष जो है वंशानुगत ना होकर एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। कहने का मतलब है कि जो देश का जो अध्यक्ष होता है, देश को चलाने वाला होता है, वह वंशानुगत ना होकर, यानी कि मतलब राजा का बेटा राजा ना बन के, उसमें इस तरह से होता है कि एक निश्चित अवधि के अंदर क्या है, प्रजा द्वारा किसी एक राजा को चुना जाता है और वह उसी समय तक जो है कार्य करता है जितने के लिए उसको चुना जाता है। फिर उसके बाद में नया राजा चुना जाता है और यह राजा जो है वह जनता के द्वारा किसी को भी बनाया जा सकता है, वह प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, निर्वाचित किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप सभी, क्या है कि क्या भारतीय, ध्यान दीजिएगा, कि क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, जस्टिसएबल है, जस्टिसेबल है, तो आप बताएंगे क्या, कि हाँ इसे सीधे लागू किया जा सकता है, नहीं, या गैर न्याय योग्य है, या केवल उच्चतम न्यायालयों में परिवर्तनीय है, केवल आपातकाल के समय परिवर्तनीय है। तो आप क्या बताएंगे, जो साथियों प्रस्तावना है, जो न्यायालय, जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, यह क्या है, नहीं या गैर न्याय योग्य है, यानी कि नॉन जस्टिएबल होगा। आपका जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है वह नॉन जस्टिएबल है। अगला प्रश्न आपसे बताइएगा कि प्रस्तावना में वर्णित जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस ऐतिहासिक क्रांति से प्रेरित है, तो किस ऐतिहासिक क्रांति से प्रेरित है, तो साथियों आप सभी राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा, तो वो हो जाएगा आपका 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप सभी देखिएगा कि प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श जो है वह किस क्रांति से लिए गए थे, तो प्रस्तावना में जो उल्लिखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, इनके आदर्श साथियों आपका कहाँ से लिया गया था, तो आप सभी को पता होगा, इसे जो है साथियों कहाँ से लिया गया था, तो इसे 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया था। कहाँ से, 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप सभी देखिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा कि अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार प्रस्तावना किसके बारे में व्यक्त करती है, तो जो प्रस्तावना साथियों यह हमारे दीर्घकालिक सपनों और विचारों को व्यक्त करती है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, किसके अनुसार, अल्लादी कृष्णा अय्यर स्वामी जी के अनुसार। अगला प्रश्न आप सभी देखिएगा, भारतीय संविधान के जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था, यह अधिनियम जो है वह किस वर्ष पारित हुआ और प्रभावी हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था 42वां संविधान संशोधन, तो आप सभी को पता होगा कि यह 1976 में जो है प्रभावित हुआ था, पारित हुआ था और प्रभावित भी हुआ था।
अगला प्रश्न है आपका, प्रस्तावना में प्रयुक्त पंथ निरपेक्ष शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? तो राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि प्रस्तावना में प्रयुक्त पंथ निरपेक्ष शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा तथा सभी धर्मों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में, कहाँ पे, प्रस्तावना में कितनी बार जो है अब तक जो है कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो आप सभी को साथियों पता ही होगा कितनी बार। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों केवल एक बार। कितने बार? केवल एक बार जो है इसमें परिवर्तन किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, संपूर्ण प्रभु संपन्न का तात्पर्य क्या है? यानी कि सवर्जिन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सवर्जिन का तात्पर्य जो है साथियों यह क्या होगा? तो आप सभी को पता होगा कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, इसका यही अर्थ होता है। यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी देखिएगा कि प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है, और दूसरा है यह विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध नहीं लगाती है। तो इन दोनों पहले और दूसरे कथनों में कौन कौन से जो है कथन सत्य हैं? आप सभी कमेंट करके बताइएगा क्या होगा राइट आंसर साथियों। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 यह दोनों ही सही होगा। यह विधायिका की शक्तियों का स्रोत नहीं है, यह विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध नहीं लगाती है। कौन? प्रस्तावना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी देखिएगा। और अगला प्रश्न साथियों आपका हो जाएगा, ब्रिटेन के प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री तथा सर अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहकर सम्मानित किया था? तो संविधान की प्रस्तावना को जो है साथियों क्या कहकर जो है सम्मानित किया गया था? तो आपको पता होगा क्या गया था, संविधान की कुंजी यानी कि की नोट। क्या है? संविधान की कुंजी। ये किसने कहा था? सर अर्नेस्ट बार्कर ने। सर अर्नेस्ट बार्कर ने, बहुत बार प्रश्न आ चुका है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, संविधान की कुंजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। क्या है कि प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवाद जो शब्द है वह भारतीय संदर्भ में किस स्वरूप को दर्शाता है? तो भारतीय स्वरूप में अगर पूछ ले, भारतीय संदर्भ में किस स्वरूप को दर्शाता है? तो आप सभी क्या बताएंगे साथियों? आपका राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो आप बताएंगे लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में। किसके स्वरूप में? लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में, जैसे कि गांधीवादी और मार्क्सवादी का मिश्रण आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप सभी देखिएगा साथियों। अगला प्रश्न है कि एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के किस तत्व को संविधान का मूल ढांचा जो है घोषित किया था? तो संविधान का मूल ढांचा जो है घोषित किया था किससे साथियों? आप बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पंथ निरपेक्षता को। किसे? पंथ निरपेक्षता को। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, तो इसमें मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या है कि एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के किस तत्व को संविधान का मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है घोषित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंथ निरपेक्षता को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी देखिएगा साथियों। और अगला प्रश्न आपका होगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा यानी कि साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहलाता है? तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा साथियों उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देखिएगा। और अगला प्रश्न होगा आप सभी का, संविधान की, ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा द्वारा जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को कब सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था? तो आपका राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को जो है सर्वसम्मति से इसे स्वीकार किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी। क्या है? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों आप सभी। और अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत जो है शब्द का प्रयोग कुल कितनी बार हुआ है? तो भारत शब्द का जो प्रयोग है साथियों भारतीय संविधान में, जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना में भारत शब्द का जो प्रयोग है वह कुल कितनी बार हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो आप सभी अपना राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, 2 बार जो है हम भारत के लोग भारत को, यही 2 बार जो है प्रस्तावना में भारत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रस्तावना के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान की शक्ति और प्राधिकार का अंतिम स्रोत कौन है? तो प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान की शक्ति और प्राधिकार का जो अंतिम स्रोत है साथियों वह कौन होगा?
तो आप सभी को पता ही होगा, भारत की जनता। कौन? भारत की जनता। ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, अगला प्रश्न है आपका 42वें संविधान संशोधन का द्वारा प्रस्तावना में जो अखंडता इंटीग्रिटी शब्द है जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों? तो आप सभी को पता होगा, देश की राष्ट्र की एकता को सुदृढ़ करना तथा अलगाववादी प्रवृत्तियों को रोकना था। अगला प्रश्न आप सभी देखिएगा साथियों, तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा। पहले मैं प्रश्न आपको अच्छे से बता देता हूँ। क्या नीचे दिए गए कथनों को एक मिनट में प्रश्न को छोटा कर दूं? 1 मिनट आप रुकिएगा, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, छोटा कर दो प्रश्न को। हाँ, जैसा कि आप सभी अब प्रश्न को, पूरे प्रश्न को देख पा रहे होंगे, लेकिन जो है फॉन्ट है वो थोड़े छोटे हो गए हैं, तो मैनेज कीजिएगा, ठीक है। प्रश्न है आपका कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है ए और दूसरे को कारण कहा गया है, ठीक है। एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया। तो कथन है आपका, प्रस्तावना संविधान के स्पष्ट अर्थ को समझने में एक सहायक मार्गदर्शक है। ये कथन है हमारा। क्यों? अब कारण दिया गया यहाँ पे, यह संविधान निर्माताओं के मूल विचारों और उद्देश्यों की कुंजी है। तो यह जो है आप बताइएगा कि क्या है, क्या ए और दो दोनों सही है, तथा जो मतलब आ रहा है ये रीजन है वह कथन की जो है सही व्याख्या करता है। तो क्या होगा? आप सभी चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो कमेंट करके बताइएगा क्या होगा आपका सही जवाब, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपका कि यहाँ पे जो दोनों ही ऑप्शन है सही है, यानी कि कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है। और क्या है कि जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या भी करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी, और अगला प्रश्न होगा आपका कि क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रस्तावना में भारत के स्वरूप को व्यक्त करने वाले शब्दों का सही क्रम क्या है? तो शब्दों का सही क्रम चुनिएगा, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, ऐसा रीजनिंग में भी आ जाता है ये प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और फिर गणराज्य। यह शब्द जो है क्रम इस प्रकार से होगा आपका। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप सभी देखिएगा साथियों, क्या है कि प्रस्तावना में वर्णित लोकतांत्रिक शब्द का तात्पर्य भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था से है? तो आप सभी को पता होगा, यह अप्रत्यक्ष प्रतिनिधात्मक संसदीय लोकतंत्र से संबंधित है। इस प्रकार की यहाँ पे अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वात्मक संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों आप सभी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से किन 3 सिद्धांतों को एक त्रिमूर्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता? तो आप सभी को पता होगा साथियों, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था आपको स्वतंत्रता, समता और बंधुता। क्या कहा था? स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इन्हें कभी आपस में अलग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों आप सभी, प्रस्तावना का कौन सा प्रावधान सभी वयस्क नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने और समानता का अधिकार प्रदान करने की भावना को पुष्ट करता है? तो आपका राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजनीतिक न्याय एवं प्रतिष्ठा व अवसर की समता को पुष्ट करता है, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी देखिएगा साथियों, अगला प्रश्न होगा आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, असत्य यानी कि रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए दिया गया है कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। तो क्या यह बात सही है? यह बात भी बिल्कुल सही है। अगला है आपका, यह संविधान निर्माताओं के मनोभाव को समझने में सहायक है। जी बिल्कुल सहायक है। यदि आपने कोई बुक लिखी है तो बुक में क्या लिखेंगे? अपने विचारों को ही लिखेंगे, जिससे लोग आपके क्या है मनोभाव को जिससे लोगों को आपके मनोभाव समझ में आने लगेंगे, ठीक है। वो उनको सहायता देंगे। अब बचता है आपका ऑप्शन सी साथियों, यहाँ पे यह न्यायालय द्वारा सीधे लागू कराई जा सकती है। तो नहीं, यह क्या है, नॉन जस्टिएबल है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो रिवीजन टिप्स में यहाँ पे भी कुछ दिए गए हैं, तो आपको देख लीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है। रुकिएगा, 5 मिनट देके जाइएगा, 5 मिनट नहीं, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा। सारा का सारा मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपको जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट करवा दूंगा। उद्देश्य प्रस्ताव आपको बता दूं कि यह 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पेश किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 बड़े शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। अब बात करते हैं स्वीकृति की। तो प्रस्तावना की जो स्वीकृति है वह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर जो है किया गया था। किसे? भारतीय संविधान को। किसे? भारतीय संविधान को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को। अगला है आपका, न्याय स्थिति के बारे में बता दूं कि गैर न्याय योग्य, नॉन जस्टिएबल न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं की जा सकती। क्या? जिससे बता दें, प्रस्तावना के बारे में बताएगी।
प्रस्तावना, प्रस्तावना, ठीक है। ये प्रस्तावना के बारे में बताया गया है कि यह गैर न्याय योग्य है, यानी कि नॉन जस्टिसेबल है। अब आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट चेक करवा देते हैं कि भारत शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में केवल 2 बार हुआ है। देखिएगा, हम भारत के लोग भारत को, ठीक है। देखिए, न्याय 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो कि रूसी क्रांति 1917 से लिए गए हैं, प्रेरित हैं। अगला आपको स्वतंत्रता दिख जाएगा। स्वतंत्रता 5 प्रकार के दिए गए हैं व्यक्ति को। कौन कौन सी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, ठीक है। समता, समता यानी समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आदर्श, फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 3 आदर्श लिए गए हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। कौन कौन से? स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इसे जो है डॉक्टर अंबेडकर ने इसको कहा है, ये तीनों क्या है? ट्रायंगल, यानी इनको एक ट्रायंगल के रूप में इनको देखा है। किसने देखा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है। एक ही इमारत के 3 आपको स्तंभ दिख जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बस इतने में ही है, और बाकी कुछ चीज़ें हैं तो मैं आपको अलग से इसका जो है करके दिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आपका, इसका फाइनल रिवीजन करवा दूंगा। मात्र 5-5 मिनट की वीडियो रहेंगी, तो सारा आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।